तो आजकल हर कोई यही कह रहा है, भाई एसआईपी कर दो, 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा या 2 करोड़ रुपए होंगे, और वो ऐसा कहकर चले जाते हैं। लेकिन इस 1 करोड़ या एसआईपी की ट्रैप में फंसता कौन है? आप लोग, एक सीधा साधा आम आदमी। लेकिन आप कहेंगे एसआईपी कैलकुलेटर तो यही कहता है कि अगर आप सिर्फ 10,500 रुपए की एसआईपी करते हो, और वो भी 12% के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, जो इंडेक्स फंड का बहुत ही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, तो 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। लेकिन सोचिए, क्या 20 साल बाद इस 1 करोड़ की वैल्यू सही में 1 करोड़ रुपए होगी? नहीं, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन तो कंसिडर किया ही नहीं है ये सब कैलकुलेट करते हुए। हाँ, आपके पास 1 करोड़ रुपए तो होंगे, लेकिन उस 1 करोड़ की परचेजिंग पावर 1 करोड़ की नहीं होगी। आप उस 1 करोड़ से, जिसमें आपने इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया है, उससे सिर्फ आप उस टाइम की 25 लाख रुपए की कोई चीज खरीद सकते हो। मतलब 20 साल बाद आपके पास जो पैसे होंगे उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए ही होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब आपको अगर रियल में 1 करोड़ रुपए बनाने हैं ना, तो आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए होंगे। तो अगर हम देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो इंडेक्स फंड में ऑन एन एवरेज रिटर्न 12% मिलता है एज पर पास्ट रिकॉर्ड्स। देन लार्ज कैप फंड्स में उनके भी कुछ ऐसे ही हाल है। प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग 75% ऑफ द लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। फिर आता है स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स। इसमें जनरली अप्रोक्सीमेटली 22% के रेट ऑफ रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं एज पर पास्ट रिकॉर्ड। तो ये तो बात थी कितने रिटर्न्स जनरली मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस करने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो ये रिटर्न थोड़े बेटर भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि अगर हम 10,500 रुपए मंथली की एसआईपी करते हैं, तो 20 साल के बाद 12% के रेट ऑफ रिटर्न से हमारे पास 1 करोड़ रुपए होगा। लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 6 to 7%। तो अगर आप इसी कैलकुलेटर पर चेक करेंगे कि 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 7% के रिटर्न के अकॉर्डिंग 20 साल के बाद क्या फिगर आता है, वो है 3.87 करोड़। मतलब 1 is divided by 3.87 and multiply by 100, that means 25.8%। हम इसे राउंड फिगर मानते हैं 25%। तो इसका मतलब 7% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग 20 साल के बाद आपके पैसों की वैल्यू सिर्फ 25% ही रह जाएगी। मतलब 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 25 लाख रुपीस रह जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपको रियलिटी में 1 करोड़ रुपए बनाना है, तो 20 साल के बाद आपके पास 4 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिसकी वैल्यू उस टाइम के 1 करोड़ रुपए के बराबर हो। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है इस 1 करोड़ के फिगर को 4 करोड़ बनाने के लिए। नंबर 1, इंक्रीज योर एसआईपी। भाई, या तो आप हर महीने जो एसआईपी दे रहे हो उसे 4 टाइम्स कर दो। मतलब आप 10,500 रुपए की जगह 41,000 रुपए की एसआईपी देना शुरू कर दो, जो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे अगर एसआईपी देने के लिए इतने पैसे होते तो बात ही क्या थी। फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास, गेट हायर रेट ऑफ रिटर्न्स। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हायर रेट ऑफ रिटर्न से अपनी वेल्थ को इंक्रीज करें। तो अगर हम इसे 12% की जगह 21.3% के रेट से इंक्रीज करते हैं, तब जाके 20 साल के बाद हमारे पास एक ऐसा फिगर बनता है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी। तो बात आती है कि अगर मैं सिर्फ 12% के रेट ऑफ रिटर्न ले रहा हूँ, तो रियलिटी में वो 12% का रिटर्न कितना रेट ऑफ रिटर्न है? मतलब 12% माइनस 7% इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 5%। इन रियलिटी अगर आप 12% का रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ 5% का रेट ऑफ रिटर्न ही ले रहे हो। लेकिन इससे पहले आप ये माने कि इन्फ्लेशन रेट 7% ही है। तो अगर आप सेगमेंटाइज्ड इन्फ्लेशन देखें, तो इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में वेजिटेबल इन्फ्लेशन 30.25% है, पल्सेस एंड प्रोडक्ट इन्फ्लेशन 18.9% है, एग इन्फ्लेशन 10.69% है। तो अगर आप ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 7% नहीं है, वो 10.4% है। इसके अलावा मेडिकल इन्फ्लेशन 13.6% है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 12% है। महंगाई 7% के हिसाब से नहीं बढ़ रही, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है। महंगाई बढ़ रही है 10.4% के हिसाब से फूड में, मेडिकल में, हेल्थ सेक्टर में 13.6% के हिसाब से। एजुकेशन इन्फ्लेशन, पढ़ाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर खर्चे, वो 12% के हिसाब से। तो अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको सभी फूड आइटम से लेकर स्कूल फीस और अदर बिल्स सब मिलाकर हैवी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है, जो 10% या 11% से कम नहीं है। क्योंकि जो लोग विलेजेस में रहते हैं उन्हें बहुत से फूड आइटम्स डायरेक्ट परचेज नहीं करने पड़ते। वो हो सकता है अपने खुद के फार्म से या एग्रीकल्चर से ले लेते हो, और ना ही स्कूल फीस और अदर बिल्स वहां इतने ज्यादा होते हैं
जितना सिटीज में होते हैं। इसलिए शहरों में रहने वालों के लिए ये इन्फ्लेशन रेट 10% या 11% से कम नहीं है, इसलिए यहाँ हम 10% मानते हैं। तो अगर आपको 20 साल में 1 करोड़ की वैल्यू वाला फिगर बनाना है तो आपको कम से कम 25,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, जो 5% के अकॉर्डिंग ग्रो करे। 5% मतलब रियल रिटर्न प्लस 10% इन्फ्लेशन, तो आपको टोटल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको लेना पड़ेगा वो 15% से ज्यादा ही लेना पड़ेगा, तब जाके आपको 5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, अगर आप एक्चुअल में 1 करोड़ की वैल्यू वाले फिगर तक पहुंचना चाहते हैं तो। सो नेक्स्ट, हाउ टू गेट मोर देन 15% रिटर्न। नंबर 1, मेक पोर्टफोलियो फास्ट ग्रोइंग। तो जैसा कि मैं अपने पहले की वीडियोस में कह चुका हूँ, आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से डिजाइन करो, उसमें वेल्थ प्रोटेक्टिंग पार्ट और वेल्थ ग्रोइंग पार्ट दोनों हो। जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को वेल्थ प्रोटेक्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप उसका 80% लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें और 20% स्मॉल कैप फंड में। लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि हमारी वेल्थ तेजी से ग्रो करे, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो का 50% या 60% पार्ट लार्ज कैप में और बाकी स्मॉल कैप में होना चाहिए। इससे हमारे पोर्टफोलियो को एक बूस्ट मिलता है कि वो ज्यादा रिटर्न अर्न करे। सेकंड, अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच। भैया आपने ये तो सोच लिया कि किस फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है। जैसे आजकल मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसका मतलब ये है बहुत से स्टॉक्स या फंड्स ओवर वैल्यू हो सकते हैं, और जब भी मार्केट बहुत ऊपर के लेवल पर फ्लो करती है तो ये जाहिर सी बात है उसके बाद मार्केट में कुछ गिरावट जरूर आती है, जो हमने 30 सितंबर को देख लिया। अब वो नीचे के लेवल कौन से होंगे, लेकिन ये तो तय है कि मार्केट नीचे आती है और ये मार्केट का नेचर भी है। इसलिए जब कोई स्टॉक अपने लेवल से नीचे आता है और आपको लगता है कि अब वो अंडर वैल्यू है, तो वो बिल्कुल सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में हाईयर रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे अगर आपको 12% के रेट ऑफ रिटर्न्स मिल रहे हैं तो अंडर वैल्यू प्राइस पर इन्वेस्ट करके वो 12%, 14% या 15% तक जा सकते हैं। थर्ड, हाई रिटर्न प्रोडक्ट। भाई आपको ये तो पता है कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से हाईयर रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं या हाईयर रेट ऑफ रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे 22% और मोर। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप लार्ज कैप या ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 7%, 8% या 10% के ही रिटर्न मिल रहे हो, तो उस रिटर्न से क्या फायदा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। और वैसे भी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ना लेना, लेकिन अगर आप एनालिसिस करने के बाद और डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करते हो स्मॉल कैप फंड्स में, तो आपके रिस्क कम हो जाते हैं। और वैसे भी रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। नंबर 4, ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अगर आपको हाईयर रिटर्न्स या फास्ट रिटर्न चाहिए। भाई हम यहाँ 15% या ज्यादा के रिटर्न लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रेडिंग से हाई रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं? जी हाँ, एक्चुअली अगर आप हर महीने 2% भी रिटर्न लेते हो तो साल में आपके रिटर्न होंगे 26.8%, मतलब 27% के आसपास। और अगर आप सिर्फ 1.5% रिटर्न भी लेते हो हर महीने, तो एक साल में आपके रिटर्न होंगे 19.5%। और वैसे भी 1.5% या 2% रिटर्न लेना मार्केट से बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बस आपको एक अमाउंट निकालना है, जैसे 1 लाख रुपए, और उसी अमाउंट से ट्रेडिंग करनी है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे, ट्रेडिंग करने से पहले आपको स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए, और ट्रेड करते हुए स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।